आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं आईसीए टीवी कनाडा और मैं हूं शुएब नासिर। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। मारूफ और मुमताज़ माहिर तालीम, शायर और बेहतरीन नसर निगार, कई रिसालों के मुदीर हैं, कालम निगार हैं और अपनी शख्सियत में एक अलग अंजुमन रखते हैं। बहुत मैं जब से इनको जानता हूँ उनके बारे में मैंने पढ़ा है, देखा है। बहुत सेल्फ मेड और बहुत मेहनती इंसान, एक ऐसे शख्स जिन्होंने ज़ीरो से अपने ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ किया और ग्रेड 21 पे जाकर ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। इनकी जो किताब आई सिफर से 21 तक, जब मैंने उसको देखा तो उनके बारे में जो उनके दोस्तों ने और दीगर लोगों ने कहा, उससे इनके कद का अंदाज़ा हुआ कि डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल नईम कुरैशी साहब, जो जिनका खानवादा हिंदुस्तान से क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आया और उस वक्त की महाजिर कॉलोनी ड्रिक कॉलोनी में क़याम किया। डॉक्टर अब्दुल नईम कुरैशी साहब की पैदाइश भी ड्रिक कॉलोनी, जो आजकल शाह फैसल कॉलोनी है, वहीं की है। 15 दिसंबर 1949 को प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल नईम कुरैशी साहब शाह फैसल कॉलोनी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं मुकामी बहुत छोटे से जो सरकारी स्कूल थे, जो पीले स्कूल थे, उनमें हासिल की और उसके बाद अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपने जज्बे से इतना काम किया कि वो ग्रेड 21 में एक प्रोफेसर की हैसियत से रिटायर हुए। प्रोफेसर अब्दुल नईम कुरैशी साहब की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं। वो एक बेहतरीन समाजी कारकुन हैं, एक बेहतरीन लिखारी हैं, एक बेहतरीन शायर हैं और सबसे बढ़कर एक बहुत बेहतरीन उस्ताद रहे हैं। इनकी शख्सियत में जहाँ जिन जिन पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे, आपको महसूस होगा कि वो हर शोबा इनका एक बिल्कुल मुनफरिद रहा है। रेडियो और टीवी से वाबस्ता रहे हैं, उसके लिए भी लिखते रहे हैं। आज मेरी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल नईम कुरैशी साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू करेंगे, कुछ आपके बारे में जानेंगे, ताकि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये बात पता लगे कि एक मिडिल क्लास से कोई आदमी उठता है और अपने इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद अपनी मेहनत और अपनी लगन से ना सिर्फ एक बहुत अच्छी तालीम हासिल करता है, बल्कि एक पुरवकार शख्सियत लेकर सामने आता है। मैं सबसे पहले तो आपसे माजरत के साथ आप सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मैं कनाडा इंटरनेशनल आर्ट्स काउंसिल, जिससे आप ये माशाल्लाह एक बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और हम जैसे गोशा नशीन लोगों को आप दुनिया भर में रोशनास करा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका सपासगुजार हूँ। और बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं खुद बहुत गोशा नशीन रहा हूँ हमेशा से, बल्कि मेरे मुतालिक अखबारात में भी ये लिखा जाता रहा है कि ये छपते कम है, छपते ज्यादा है, छुपते कम है, यानी छुपते ज्यादा है। तो मतलब ये है कि इससे एतबार से सबसे पहले सवाल और जवाब तो लाइटली आप जो करेंगे होगा, लेकिन मैं आपका निहायत खुशदिली से और सिद्क़े दिल से आपके साथ, मतलब आपकी और आपकी ये जो कौंसल है, इसका शुक्रिया अदा करता हूं। जी, ये आईसीए टीवी कनाडा की तरफ से हमने आपको दावत दी है कि आप बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाएं और हमारे सब तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बताएं अपने बारे में, ताकि इससे बड़ा एक हौसला मिलता है, एक करेज मिलती है। हम लोग समझते हैं कि जी हमारे पास वसाइल नहीं थे इसलिए हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन हम बताएं कि आप जैसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने महदूद वसाइल, तो हम इस वक्त कह रहे हैं ना, लेकिन आपके पास तो वसाइल ही नहीं थे, उसके बावजूद अपनी लगन से, अपनी मेहनत से और अल्लाह ताला के करम से इस जगह तक पहुंचे, एक बड़ा नाम और मुकाम बनाया। और गोशा नशीनी की जिंदगी आपने जिस तरह कहा, वाकई मुझे जब ये सब चीजें पता लगी थी तो तभी मैंने कोशिश की और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी दरख्वास्त पर हमारे मुशायरों में भी तशरीफ लाए, वरना आप कहीं नहीं जाते थे प्रोग्रामों में। लेकिन आपको आना चाहिए, आपकी सलाहियत से जहां आप अखबारात में लिखते रहे और आपकी तहरीर लोगों तक पहुंचती रही, उस तरह आपकी शख्सियत, इस तरह आप जब गुफ्तगू करेंगे तो उससे भी लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं सूरत हाल ये है कि आप मिजाज जानते हैं आजकल जो मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का है,
कि उनकी अपनी एक हर एक की पॉलिसीज होती है, तो उस पॉलिसीज को फॉलो करना भी हर खुददार आदमी का काम नहीं होता, इसलिए मैं जरा गुरेज करता हूँ। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। ये सब चीजें तो बहरहाल लेके चलनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि ये जरिया जो आपने अपनाया है, इसमें ये है कि मैं दिल की बात कह सकता हूँ और आप मेरे से दिल की बात पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, आप एक बहुत मुहिब वतन हैं। मैंने जो देखा, आपने अपनी किताबों के नाम भी इसी तरह रखे, और जिस तरह आपके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा, ऐसा लगता है जो कहते हैं ना कि कूट कूट कर भरा हुआ है। और पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत, और पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल हमारे असल में यहाँ के लोग। इस मिट्टी से ही प्यार है मुझे, तो हकीकत भी यही है कि जो मुझे मिला है, मैं अभी जब आप गुफ्तगू आगे चलेंगे तो बताऊंगा कि जब मैं पहली दफा हिंदुस्तान गया था 1990 में, तो वहां के जो मैंने हालात देखे थे, बॉम्बे गया मैं और मैं आजमगढ़ गया, एक तफसील से बाद में बात होगी। लेकिन जब मैं वापस आया शोएब भाई, तो मैंने आके बाकायदा जमीन पर एयरपोर्ट पे उतरने के बाद लाउंज में अपने सर को सजदा, बाकायदा सजदा इस सर जमीन को किया कि हम उनसे बहुत बेहतर अल्लाह ने हमें यहाँ रखा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह हम आए थे और इस वक्त जिस तरह हम हैं, तो यकीनन ये अल्लाह का करम और इस मट्टी का कर्ज है हम। आप अपने इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताइए कि जब आप जो शुरू आपने किया, जो बचपन था आपका, किस तरह से गुजरा। बस बचपन तो शोएब भाई, जो इब्तदाई दौर था, मतलब अगर शऊरी दौर से मैं बात करूं, क्योंकि जो 5-6 साल के बाद थोड़ा शऊर आना शुरू होता है, तो 4-5 साल तो मुझे नहीं पता, मतलब ये तो पता था कि मैं अपनी वालदा के साथ रहा हूँ और वालिद के साथ रहा हूँ और भाइयों के साथ रहा हूँ। लेकिन ये कि इब्तदाई तौर पर मैंने जो जहनी तौर पर जो मुझे अब तक थोड़ा सा धुंधला सा खाका नजर आता है, वो उस वक्त आता है जब मैं मेरी वालदा मेरा हाथ पकड़कर पहली जमात में दाखिला कराने लेकर गई। यहाँ से थोड़ा मतलब उससे पहले के हालात जो थे वो किस तरह उन्होंने झेले होंगे वो मेरे इल्म में नहीं, लेकिन यहाँ से मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया था, और एक हल्की सी तस्वीर मेरे सामने आती थी कि हम किस तरह से जिंदगी को आगे बढ़ा रहे थे। अच्छा, उस वक्त ईमानदारी की बात ये थी, उस दौर से शिकवा यूं नहीं है कि पाकिस्तान जब बना था, तो अब मुझे ये बाद में अंदाजा हुआ कि जब मैंने किताब लिखी और मुझे ये हैरत हुई जब मैं पीएचडी भी कर रहा था और मुख्तलिफ तौर पे मैंने मज़ामीन लिखे, तो मुझे उस वक्त हैरत ये हुई थी कि जब पाकिस्तान बना था, तो उस वक्त जो 21 तोपों की सलामी दी गई थी, तो हिंदू बनिए जब यहाँ से जा रहे थे, तो सिर्फ पाकिस्तान में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, वाह वाह में, और वो उसको भी नाकारा करके चले गए थे, तो उसमें 20 गोले सिर्फ रह गए थे जो तोप में दागे जाते, तो 21वां तोप का गोला जो था उसकी जगह एक पटाखा छोड़ा गया। यानी ये सूरत हाल थी, तो जाहिर है कि उस जमाने में तो हम किसी को मुरीद इल्जाम ठहरा ही नहीं सकते। हमारा पाकिस्तान जितना और दानी दोस्ती की बुनियाद पर जो मिलना था वो भी नहीं मिला था, तो उस बुनियाद पर जो हमने पाकिस्तान लिया था, और फिर मैंने जब ये पढ़ा कि सरकारी दफातर में वो लोग जो लोग अपने दफातर पे काम कर रहे थे, ये बाद में मैंने पढ़ा, लेकिन मैं आपको बचपन की तरफ आता हूँ अभी, कि वहां पर ये आजकल हम जो क्लिप लगाकर और यूं फेंक देते हैं, आजकल हम जो पेपर एक तरफ से इस्तेमाल करके दूसरी तरफ नहीं करते, तो हमने ये देखा था कि सरकारी दफातर की मेजों पे अखबार बिछाकर काम किया जाता था। तो ये वो जमाना था। तो उस वक्त यानी मेरा ख्याल ये है कि ये 50s के अशरे की बात है। 1949 में मैं पैदा हुआ हूँ। 50, 55, 56 की बात होगी जब मैं 6 साल का था। तो 6 साल से पहले स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, यानी 6 साल के लिए लाजमी शर्त थी, और बकौल उस्ताद के कि ये इस काबिल तो हो जाए कि अपने लिए वॉशरूम जा सके और आ सके। अब तो बच्चों को माजरत के साथ के पैम्पर बांध के हम 2.5 साल में, हमने तो बच्चों से बचपना छीन लिया है, लेकिन हमारा बचपना था, हमें 5 साल तक हमें पता है कि हम घूमे फिरे हैं अच्छी तरह। छठे साल में भी उन्होंने हलफ लिया अम्मा से कि 6 साल का हो गया है या नहीं हो गया है। मेरी वालदा ने कहा कि नहीं, ये 6 साल का हो गया है, आपने हुक्म दिया था इसलिए लाया। तब उन्होंने मुझे पहली में दाखिल किया। शाह फैसल कॉलोनी एक बड़ी मारूफ यानी कॉलोनी है, जो बाद में शाह फैसल के नाम से मशहूर हुई। ये आई चुंदरीगर ने कुछ क्वार्टर्स बनाकर दिए थे, इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर ने, जो कि हिंदुस्तान से जो महाजरीन आए थे और जो
कायदे आजम के मजार पर कैंपों में रुके थे। 500 घर मेरे जहन में है कि उन्होंने बनाए थे। उनसे वहां से जब ट्रांसफर किया तो हमें भी एक 80 गज का घर, जिसमें एक कमरा बना हुआ था, एक बकिया सहन था और एक बाहर वॉशरूम था। अटैच बाथरूम का तस्वुर तो कर है ही नहीं बहुत सी जगहों पे, अब भी नहीं है। मैं बॉम्बे जैसी जगह पर, जिसको हिंदुस्तान बहुत बड़ा वो समझता है, वहां पर भी मैंने अभी देखा है कि लोग बाहर ही जाते हैं, अब भी, इस साल 2 साल पहले तक की बात। तो वो सूरत हाल ये रही कि हमें पहली में दाखिला मिला, और पहली में दाखिला मिलने का मसला ये था कि स्कूल इतने आम नहीं थे, थोड़े स्कूल थे, और बच्चों को बाकायदा 6 साल की उम्र में लिया जाता था। हमारा नाम लिख लिया गया और ये तय किया गया कि 5 साल तक तख्ती लिखनी है, कॉपी पेन का कोई तस्वुर नहीं था दूर दूर। तख्ती जो है वो रोजाना लेके जानी होती थी। अच्छा, बस्ता जो आजकल आप देखते हैं बच्चों के पास, उस बस्ते का तस्वुर तो मेरा ख्याल हमारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। ये जो आटे का थैला आजकल आता है, आपने देखा है, ये आटे का थैला, इसमें दो यानी हुक बना के अम्मा सी देती थी। उसमें हमारी किताबें किताबें ज्यादा नहीं होती थी, आजकल के माहौल के हिसाब से नहीं कि बच्चा किताबें नहीं उठा पाता है, बस्ता ही नहीं उठा पाता है। वो आता है तो घसीटता हुआ आता है। मैं अपने पोतों को देखता हूँ, जब वेन से उतरते हैं तो वो कांधे पे बस्ता नहीं डालते हैं, इतना वजनी होता है कि वो उसका घसीटते हुए लाते हैं। उसी में तख्ती रखती थी। अब तख्ती लिखते कैसे थे? आपने एक लफ्ज सुना होगा, सरकंडा, यानी एक पहले बांस जिसको जी। कहते हैं, बांस की छोटी नस्ल एक सरकंडा कहलाती, बहुत पतला सा होता था, उसको काट के कलम बनाया जाता। तो हमने उससे लिखना शुरू किया। अब सवाल ये पैदा होता था कि स्याही कहाँ से लाएं, तो स्याही बनाने के लिए मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल की जाती थी, और शीशी में उसको ब्लैक या ब्लू बनाकर, कपड़ा जो होता है, जो लट्ठा या इस तरह का कोई सूती कपड़ा, वो डाल दिया जाता था और उसको बंद करके हमारे हाथ में दे दिया जाता। तो वो शीशी हम इतनी संभाल के ले जाते थे कि जैसे आजकल कोई इंजेक्शन लेके बड़ा महंगा इंजेक्शन संभाल के लाता है, क्योंकि अगर वो टूट गई रास्ते में तो उस्ताद ने भी मारना है और घर पे भी जाकर पिटना है। ये तो बड़ा सीधा सा उसूल था उस जमाने का कि अगर उस्ताद ने शिकायत लिख दी या कर दी तो उस्ताद से ही नहीं पिटना है, घर पे भी पिटना है। इसी तरह मोहल्ले के किसी बुजुर्ग ने अगर आकर हमारे घर पे शिकायत कर दी तो हमारे वालिद लड़ने नहीं जाते थे, वो हमें ही मतलब उसकी सजा, सरजनिश जो है वो मिलती। तो इस माहौल में तो हमने परवरिश पाई। तो पहली से लेकर 5वीं तक एक गोदाम था शेड वाला, आपने भी खैर देखा हुआ होगा। बाद में जिसको मजलिस समाजी कारकुनान पाकिस्तान का मैं तस्करा करूंगा, जी। जी। जिसमें मैंने यानी खिदमत सर अंजाम दी समाजी वर्कर की हैसियत से। तो उस तरह का स्कूल था और उसमें टाट बिछा होता था नीचे। तो पहली से तीसरी जमात तक तो हमने टाट पर पढ़ा। फिर चौथी जमात में हमारे इज्जत में थोड़ा सा इजाफा हुआ, तो हमने हमें बेंच मिली, और उस बेंच पे 3 तालिब इल्म बैठा करते। लेकिन तख्ती हमने 5वीं जमात तक लिखी। उसकी वजह से उर्दू की जो खत्ताती है या लिखने का यानी तहरीर है, वो बड़ी मजबूत हो गई। और तो तख्ती का इस तो तरह मतलब से ये हमने ये इब्तदाई तालीम जो है, एक गोदाम के स्कूल में, सीमेंट का गोदाम था, वहां से खाली कराया गया था, वो आज भी है और सरकारी स्कूल के तौर पर है। तो वहां से 5वीं पास की। इस तरह से इब्तदाई तालीम जो है वो शुरू। उसके बाद जब आप कॉलेज गए और उसके बाद हम फिर कॉलेज नहीं गए, उसके बाद हमें मैट्रिक भी करनी थी। मैट्रिक आपने उसके किया, बाद जैसा हमें मैंने पढ़ा कि मैट्रिक मैट्रिक करनी आपने थी। किया गवर्नमेंट स्कूल एयरपोर्ट से। हाँ, उसके बाद इसलिए कि अभी तक हमने अंग्रेजी हमें नहीं आती थी, अभी तक हमने उर्दू ही पढ़ी थी। उस जमाने में नर्सरी, KG 1, प्रेप 1, प्रेप 2 ये चीजें नहीं ये होती। नहीं थी, ये कतई नहीं थी, और हमें इंग्लिश पता भी नहीं थी। जब हम छठी में दाखिला लेने गए, एयरपोर्ट स्कूल में हमने दाखिला लिया, तो वहां हमें एक अंग्रेजी की किताब मिली जिसमें ABCD से नहीं शुरू हुआ था, बल्कि शी इज नसीमा, ही इज मिस्टर जमील, यहां से मतलब उसका आगाज हुआ, और यहां से हमने अंग्रेजी पढ़नी शुरू की। तो उस जमाने के लोगों में जाहिर है कि ये यहाँ से छठी से ही अंग्रेजी का आगाज होता था, और 7वीं 8वीं 9 10 तक फिर इंग्लिश चलती थी। तो एयरपोर्ट स्कूल से मैंने 1968 में
मैट्रिक किया था, सरकारी स्कूल था वो भी, क्योंकि उस वक्त भी एक स्कूल था एयरपोर्ट में, कुलसुम बाय वली का, ये वली का वालों ने बनाया था, लेकिन ये थोड़ा सा फ्यूडल्स लोगों के लिए था, आम आदमी के लिए नहीं था। उसमें जो यानी उस जमाने फ्यूडल्स तो खैर नहीं थे, लेकिन एक तबका जरूर था कि अशराफिया का, उनके बच्चों को तालीम वहाँ दी जाती। तो मैट्रिक हमने जो है वो एयरपोर्ट स्कूल से। मैट्रिक आपने एयरपोर्ट के स्कूल से किया, उसके बाद आप कौन से कॉलेज में गए थे? उर्दू कॉलेज में आपने फिर उसके बाद फिर एडमिशन हमने फिर लिया? वही गरीब परवर कॉलेज, हमारी तो जाहिर है कि इस्तिताद इतनी थी नहीं। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त तक भी पाकिस्तान में 22 खानदान का नाम सुनने में आने लगा था, लेकिन उससे पहले जो मैं तारीख मैंने बाद में भी पढ़ी, उस वक्त तो मुझे नहीं इल्म था कि पाकिस्तान जब बना है तो सिर्फ पाकिस्तान में एक दो तीन खानदान थे जो बहुत मारूफ थे। एक तो हुसैन हारून खानदान था शायद, यूसुफ हारून वालों का, जी जी। और वो पैसे वाले लोग थे, जैसे हिंदुस्तान में टाटा और बिरला थे। हम्म। इसी तरह इतने बल्कि अमीर थे कि इस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन पर जमीनें खरीदने की पाबंदी लगा दी। ये मैंने रिसर्च के वक्त पढ़ा था। और उस वक्त 2 पैसे के फी गज जमीन के हिसाब से यानी बिक रही थी। तो इन्होंने इतनी खरीद ली थी कि बाद में इन पर पाबंदी लगा दी गई थी, बाकी लोगों में इतनी इस्तेताब नहीं थी। अब जाहिर है कि खुद जो लीडर थे 47 से लेके 48 में, अगर आप कायदे आजम की रहलत के बाद देखें, और 51 में जब पहले वजीर आजम की शहादत हुई है, तो उनकी नवाब फैमिली में होने के बावजूद पाकिस्तान जब उन्होंने माइग्रेट किया है तो कुछ भी उनके पास नहीं, बल्कि अगर जो मैंने पढ़ा है वो कि जब उनकी तदफीन हुई तो वो अंदर शेरवानी के जो बनियान पहने थे वो भी फटी हुई थी। जी हाँ, जिस तो वक्त वो उनका मर्डर हुआ है तो उस वक्त ये पोजीशन थी। जी, तो मतलब इस मैंने वक्त तक भी शरीफ किया। माशी तौर पर पाकिस्तान में इतना मुस्तहकम नहीं हुआ था, बल्कि आबादकारी का ज्यादा सिलसिला जारी था। तो 1968 के बाद मैंने फिर उर्दू कॉलेज की तरफ रुख किया। एसएम कॉलेज भी था, और ज्यादा कॉलेज उस वक्त भी नहीं थे। कॉलेज बनाने में उस वक्त भी जो है नबीबाग कॉलेज, एक इस्लामिया कॉलेज में कुरैशी साहब का नाम सर फहरिस्त है, और मुजाहिद बरेलवी जो एक सहाफी इनके वालिद थे, उन्होंने सर सैयद कॉलेज जो है गर्ल्स कॉलेज कायम किया। ये 3-4 इदारे थे उस वक्त, जो फिर इतनी बेहतरीन शक्ल में तो नहीं थे, लेकिन आगाज उनका हो चुका। तो वहां मैंने उर्दू कॉलेज ज्वाइन किया, और उर्दू कॉलेज में मैंने जाहिर है कि जैसे यहाँ तो सरकारी स्कूलों में मेरी फीस जो थी वो यानी माफी थी एक तरह से। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मेरा थोड़ा लिखने पढ़ने का शऊर 7वीं जमात से ही था। तो जब मैं एयरपोर्ट स्कूल में था तो मैं वहां पर एक 2 सफ़े का एक रिसाला निकालता था। रिसाला क्या होता था? वो एक पम्फलेट होता था, उसका नाम हमने एयरपोर्ट के हवाले से औकाब रखा था। वो साइक्लोस्टाइल मशीन आपके शायद जहन में आपने सुना हो, जी स्टेंसिल जी। काट कर साइक्लोस्टाइल से निकाला हाँ, जाता, प्रिंट निकालते थे उससे, बिल्कुल। प्रिंट निकाला जाता था। तो वो साइक्लोस्टाइल पे जो उसको पेन से लिख दिया जाता था और फिर इंक से निकाला जाता। उस जमाने में हमारी मुलाकात एक बहुत बड़े मारूफ आदमी, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उन पे आपने भी प्रोग्राम किया, सईद वारसी साहब से हो गई थी। सईद वारसी साहब से जब 65 में मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें संभाला दिया, और साइक्लो स्टाइल भी हम पीआईए में वो मुलाजिम हो गए थे। तो हम पीआईए के यानी ऑफिस से ही वो चीजें वहां से तकरीबन 150 कापियां निकलवा लेते थे। उसमें हम अपने स्कूल के बच्चों से मुख्तलिफ कहानियां ले लेते थे, मुख्तलिफ स्कूल की कार्रवाइयां उसमें ले देते थे। तो उस पर हमें हेडमास्टर खुश होकर 15 रुपए हफ्ते के देते थे। तो वो 15 रुपए जो है वो हफ्ते भर बहुत बेहतर हो जाते थे मतलब। उस और वक्त तो 15 रुपए भी उसी बहुत बड़ी में रकम हमारी थी। फीस भी माफ हो गई थी। 15 रुपए तो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, 15 रुपए हफ्ता। वो 15 रुपए तो उस वक्त बहुत बड़ी रकम यूं थी कि जब मैंने रेडियो पाकिस्तान का, अभी आऊंगा आगे, पहला प्रोग्राम किया तो 10 रुपए का चेक मिला था। अच्छा। जी, 10 रुपए का चेक वो मैंने बड़े संभाल के रखा है, उसकी फोटो कॉपी है कहीं पड़ी हुई। और जब पार्टिसिपेट किया था तो 20 रुपए का मिला था। और फिर उसके बाद तरक्की जब हुई और जब हमने स्क्रिप्ट लिखा तो
15 मिनट का स्क्रिप्ट जो था उसके 35 रुपए फीस थी। बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने पड़ते थे। और उस हवाले से तो 15 रुपए जो हफ्ते के मिलते थे, तो उससे हमारा ये होता था कि कागज ले लेते थे और साइक्लो स्टाइल वो सब वो ले लेते थे, निकलवा वहां से लेते थे। हमें आसानी होती थी कि प्रिंट वहां से निकल जाता। तो सईद वारसी साहब ने हमें मतलब ग्रूम किया वहां से। फिर आपने जब सईद हम वारसी साहब का जिक्र अभी अभी कर दिया, मैंने तो आगे चल के उनके मुतालिक सारी बातचीत चले करनी अभी थी। करेंगे, उन पे और भी करेंगे। अब फिर मैं जब तो कॉलेज पहुंच गया, तो कॉलेज में पहुंचने के बाद वहाँ के असातिज़ा से मेरी मुलाकात हुई। वहां पर भी मुझे एक अच्छा, मुझे मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि मुझे प्राइमरी सतह पर भी, सेकेंडरी सतह पर भी, आपने नाम सुना होगा हजरत शम्स बरेलवी का, बहुत आला मुसन्निफ जी हैं जी। वो, और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं। और वो मुझे उर्दू पढ़ाया करते थे। एक पर्शियन के उस्ताद थे, उन्होंने बहुत मशहूर नगमा जो था, जहीर ने, जो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से 65 की जंग में पढ़ा था कि इस्लाम भी अल्लाह का एक, उसी उस पर उन्होंने एक नगमा लिखा था, दीने मती हैं ये, दीने मती दीने मती दीने मती हैं। तो वो हमें फारसी पढ़ाते, 8वीं तक मैंने फारसी भी पढ़ी है। तो मुझे थोड़ा अच्छा। फारसी से भी उर्दू में मदद मिली। उर्दू कॉलेज में जब पहुंचा तो मैंने सबसे पहले पढ़ने के साथ साथ इलेक्शन की तरफ भी तवज्जो दी। सबसे पहले मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता था वो लड़ा, वो जीत गया। फिर उसके बाद सेकंड ईयर में मैं जो अंजुमन बनती थी उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा, वो जीत गया। थर्ड ईयर में जब मैं गया तो अदब बज़्में बनती थी मुख्तलिफ शोबों की, तो बज़्म अदब उर्दू का मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। फिर चौथे साल में मैं बज़्म अदब उर्दू का नायब सदर बन गया। इस तरह मैं मतलब एक्टिव रहा, मतलब लिखने पढ़ने के हवाले से। वहीं से मैंने मजमून निगारी शुरू की। आप क्या समझते हैं, ये तो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर ये तलबा यूनियन होनी चाहिए? इनका मैं क्या इसका किरदार शदीद होगा? मैं इसका शदीद हामी हूँ, होनी चाहिए। और बल्कि ये गैर निसाबी सरगर्मियों को उजागर करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती रही हैं। अभी इसकी जो बुनियाद बनाकर बंद की गई है वो ये कि एक जमाना ऐसा आ गया था, बिलाशुबा इसमें कोई इनकार नहीं है, सॉरी थोड़ी सी, कि यहाँ से तलबा और तालबात में हम निसाबी सरगर्मियां और गैर निसाबी सरगर्मियों को बड़ा फरोग मिलता था। अच्छा, हंगामे होते थे, लेकिन एक बाद में एक ऐसा माहौल जरूर आया था, क्योंकि 1972 तक मुझे अच्छी तरह याद है कि हम अंजुमन जो तलबा थी वो इतनी फाल होती थी कि वो मुख्तलिफ मुबाहिसे, मुज़ाकरे और मुशायरे मुनाकिद कराती थी। और फिर रेडियो पाकिस्तान में जो हफ्ता तलबा होता था उसमें जाने के लिए पहले अपने यहाँ कंपटीशन होता था, उसमें हम जाते थे। मैंने डिबेट में हिस्सा लिया, मुशायरों में हिस्सा लिया। तो उनका चुनाव बरह रास्त हमारा नाम नहीं भेजा गया, बल्कि वहां चुनाव किया गया और उनमें से फिर लोगों को वहां पर भेजा जाता। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जब आप ट्रेड यूनियन में पर पाबंदी नहीं लगा सकते तो फिर तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगाने की क्या जरूरत? लेकिन तलबा यूनियनों में जो तलबा यूनियंस हैं जो काम करती हैं, इसके अंदर जो सियासी जमातों की मदाखलत होती है उसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन होती है, इसमें भी कोई शुबा नहीं। क्योंकि और जब मैं, खराबियां तो वहीं से पैदा हुई है ना, जब सियासी जमातों ने नहीं, मेरे उसमें साथ हुआ, मदाखलत की। मेरे साथ हुआ। मैं अभी आपको इस कॉलेज के हवाले से निकलता हूँ, अगर आप मुझसे जामिया तक पहुंचने का जब बात पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। वहां यही सूरत हाल हुई और बड़े अजीब वाकयात हुए। मतलब 1972 में मैंने बहरहाल ग्रेजुएशन उर्दू कॉलेज से कर लिया था और फिर मैंने रुख किया था जामिया कराची। जामिया कराची में मैंने शोबे सियासियात, मुआशियात और एक और 3 शोबों में अप्लाई किया था। मुआशियात में मेरा नाम एवरेज के हिसाब से नहीं आया, सियासियात में आ गया। तो सियासियात में मैंने मास्टर वहां से किया। तो सियासियात में जो हमारा बैच था उस वक्त तक सेमेस्टर नहीं आया था। सेमेस्टर ने बाद में, इस पे भी आप बाद में सवाल कीजिएगा तो मैं बताऊंगा कि इसके नुकसानात क्या है और फवायद क्या है। उस वक्त वो 3 घंटे का इम्तहान होता और वो 3 घंटे में पूरे साल का
जो सवालात और जवाबात होते थे उसमें नतीजा अखज किया जाता। तो मैंने वहां भी जाकर, जाहिर एक उपज तो थी मुझे सियासी, उस वक्त जो है तंजीमें, दो तंजीमें ज्यादा थी, जो बाद में अगर आपने नजर दौड़ाई होगी 80 के अशरे में आने के बाद, और बल्कि उसके बाद अगर 90 में आ जाए तो फिर तो जबानों पर भी जमातें बनने लगी थी। जी बिल्कुल, लेकिन यही उस बात वक्त तक मेरी, जी यही बात मैं कहने लगा था। पहले तो एक लेफ्ट विंग और राइट विंग होता था, एक सिर्फ, जमीयत और हाँ एनएसएफ होती मतलब थी। उसके बाद उस फिर ये वक्त जबानों और लसानियत के ऊपर चले गए सब। एक एक सब्ज और एक सुर्ख, जी जी बिल्कुल। ये दो मतलब नारे थे। मतलब एक हम जैसे आदमी कहते थे कि एशिया सुर्ख है, और दूसरा कहता था एशिया सब्ज है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि 9 बजे से 11 साढ़े 11 पर क्लासें चलती थी, 11 से लेकर नारेबाजी होती थी, 1:30 बजे सब अपने अपने बैजेस उतार कर साथ बैठकर चाय पीते थे। क्या वो बात। उसके बाद ये फर्क नहीं रहता था कि कौन सब्ज है और कौन सुर्ख है। मतलब ये तो हमें बाद में पता चला ना कि एशिया ना सब्ज है, ना एशिया सुर्ख है, ना एशिया सब्ज है, बल्कि एशिया को कब्ज है। मतलब ये तो एहसास उस वक्त हुआ कि उस वक्त जौलानी में नारे लगाते रहे, और उसके पीछे हाथ कौन से थे। मैं दोनों तरफ के बात बताता हूँ। राइट विंग जो था वो, उनकी जो जमात थी, बिलाशुबा उसमें कोई तखसीस नहीं, इस्लामी जमीयत तलबा उनका एक बहुत बड़ा विंग था। और उस जमाने में ये भी मैं आपको बरमला कह रहा हूँ, और जो मेरे साथी हैं अभी जिंदा है, शफी नकी जामी मेरा क्लास फेलो है, वो बीबीसी से उर्दू सर्विस करते हैं, वो मेरा क्लास फेलो रहे हैं, और वो बहुत अच्छे डिबेटर भी रहे हैं। और तालिब इल्म तो खैर वो इसलिए ज्यादा बेहतर रहे कि डॉक्टर महमूद हुसैन के चहेते बेटे थे वो, और उसमें वो बहुत ज्यादा कारीगरी करते रहे हैं। जो अगर वो कभी ये मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो और तरदीद करना चाहें तो कर दें। जहीन बहुत थे, इसमें कोई शुबा नहीं, डिबेटर बहुत अच्छे थे, इसमें भी कोई शुबा नहीं। रिजल्ट के मामले में कहीं ना कहीं वो फेवर ले लेते। तो वो बाद में जमीयत ने उन्हें निकाल भी दिया था, जब वो एक शर्ट के एडवर्टीजमेंट में आ गए थे। बेड सीन एक खातून के साथ उनका था शर्ट पहनते हुए, तो जमात ने उन्हें फिर उनको डिनाई कर दिया था अपने से। जमात ने उन्हें, सॉरी जरा सा ये, एहसान, 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 प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से, और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं कुछ जो हालात पाकिस्तान के इब्तदाई दौर जिस तरह से गुजरा है और मुख्तलिफ खिदमात उन्होंने अंजाम दी हैं। स्कूल और कॉलेज के बारे में उन्होंने अभी बताया कि किस तरह से उन्होंने तालीम हासिल की, इंतहाई महदूद वसाइल में सरकारी स्कूलों से पढ़ा, लेकिन अपने इल्म के शौक़ को जारी रखा। और यही वजह थी कि एक वक्त ऐसा आया जब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल नईम कुरैशी साहब एक बहुत बड़ा नाम बने, जब इन्होंने उर्दू कॉलेज में बहैसियत प्रोफेसर न सिर्फ ये कि लोगों को तालीम और तदरीस से आगाह किया देते रहे, बल्कि उनकी गैर निसाबी सरगर्मियों में भी उनके साथ रहे। कई मुजल्ले, कई मुख्तलिफ इदारों के लिए काम करना, ये बहुत बड़ा काम था जो डॉक्टर प्रोफेसर नईम कुरैशी साहब कर रहे थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी कुछ गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। थोड़ा सा नेट का मसला हुआ था। मैं डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ, और आप जारी रखें बात। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें और फिर बात अपनी जारी रखें। अच्छा ठीक है, सही है। जी जी। अच्छा हाँ, तो तस्करा चल रहा था कि उस जमाने में ये सियासी जमातें जो आपने पूछा बिल्कुल सही था। तो उस जमाने में एनएसएफ थी, हम नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे। और डॉक्टर रशीद हसन खान का शायद आपने नाम सुना हो, वो बहुत नजरियाती आदमी थे। वो अभी इनका इंतकाल हुआ है। वो आज तक भी औरंगी टाउन में 10 रुपए की पर्ची पर ही इलाज कर रहे थे लोगों को। बहरहाल ये तो बराह रास्त इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। फिर पीएसएफ बनी, पीपुल्स स्टूडेंट फेडरेशन। उस जमाने में फिर भुट्टो साहब का जमाना आ गया था, 73 का, 72 का अबूरी आइन, 73 का आइन, पीपुल्स पार्टी बरसर इख्तिदार आ गई थी। तो वहां से बाकायदा
यानी क्लैश जो है वो होना शुरू हुआ। और इसमें भी कोई शुबा नहीं कि सबसे पहले असला भी जमीयत इस्लामी तलबा ने ही इंट्रोड्यूस कराया, तलबा सियासत। और फिर उसके बाद फिर सारे लोगों ने उसको, फिर ये नहीं कह सकते कि बाकी लोग बरी जिम्मा थे या उन्होंने नहीं किया। बाकी फिर हो, यानी उन्होंने सबसे पहले थंडर स्पॉट बनाई जामिया कराची खैर में। वो ये तो सब चीजें ऐसी रही ना कि जो बहुत डिस्प्यूट रहा और सारे मामला उसकी वजह से खराब हुए। हाँ, दूसरी लेकिन तरफ मैं से ये भी रहा। समझता हूँ, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या एक तो हमें जब तुलबा यूनियन बनी उससे आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। आप जैसे लोग जो आए, जो तकरीरें करते रहे, जो पढ़ते रहे, जो फील्ड में आए, तो आगे की सियासत में बड़ा काम हुआ। लेकिन आप आगे सियासत में क्यों नहीं आए? मुल्की सियासत में आपने इसका क्यों नहीं ये किया? ये देखिए, ये बड़ा अच्छा अच्छा सवाल आपने किया है। मैं एक बात बताऊं आपको शोएब भाई, ये मुझसे जब मैं, अव्वल तो ये कि जब मैं तालिब इल्म था तो मेरे जहन में ये स्टूडेंट सियासत थी। फिर जब मैं उस्ताद हो गया बाय एज टीचर, जब मैंने ज्वाइन कर लिया है, अब चलिए यहाँ से आ जाते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी से मास्टर भी करके जामिया उर्दू में, यानी अब वो जामिया उर्दू में, पहले उर्दू कॉलेज था, वहां मैंने ज्वाइन किया। और वो भी बड़ा अजीब इत्तेफाक था। तो इत्तेफाक ये था कि जी मैं वकालत करना चाह रहा था और मैं चाहता था कि एक अच्छा वकील बनूं। लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है वो बेहतर होता है कि उसके बाद मैंने रिटायरमेंट के बाद वकालत शुरू की थी, एक दफ्तर भी लिया था। लेकिन 2 साल के बाद मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि वो मेरे मिजाज में नहीं था और वो मेरी जेब से जाता था बजाय कुछ लेने के। मैं किसी से ये नहीं कह सकता था तुम घर का टीवी बेचकर लाओ लेकिन मुझे पैसे ला के दो। मैं इवन ये कि मैं उनकी फीसें भी खुद भरता था, लिहाजा वो मैंने दफ्तर बंद कर दिया। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मुझे जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे लोगों ने कहा, बल्कि 0 से 21 तक में एक साहब ने लिखा कि शायर आप हैं, अदीब आप रह चुके हैं, उस्ताद आप रह चुके हैं, वकील आप रह चुके हैं, तो मुझे लगता है आप सियासतदान का लायका भी आपके आगे लगेगा और लगना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था अब ये हो तो सकता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश एक है कि मैं तबई मौत मरूं। बस इस वजह से मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मतलब सूरत हाल उस वक्त ऐसी आ गई थी कि किसी को ये नहीं पता चलता था कि किसकी जिंदगी कब है, कौन किसका साथ है, कौन किसके साथ नहीं। अब उसके लिए 2 रास्ते थे। मैं समझता हूं कि अब भी सियासत मेरे मुल्क में किसी मुतवस्सित तबके के आदमी के लिए भी नहीं है। ये हम करते हैं, कहते हैं कि मुतवस्सित तबका सियासत करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब अभी हयात हैं, अभी उन्होंने सेनेटर भी हैं, सेनेट के इलेक्शन भी कराए। मेरी उनसे बड़ी एक दोस्ती थी, एक जमाने में सलाम दुआ भी थी, बल्कि मेरे बड़े हैं वो। उनसे मैंने एक दफा कहा था, शाह साहब उमरकोट से हैं और बहुत लॉयल खानदान के आदमी। उनके वालिद भी यानी जो पार्टीशन के बाद की जो गवर्नमेंट थी उसमें वजीर तालीम रहे थे, बहुत अच्छे सुलझे हुए आदमी। जी जी, मुजफ्फर तो शाह जब साहब वो खुद भी इलेक्शन चीफ लड़कर मिनिस्टर आए है। तो मैं, जी खुद भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारे यहाँ सिंध के, जी, मुजफ्फर हमारे शाह। चीफ मिनिस्टर हैं। जब भी मेरी मुलाकात थी एक आध दो दफा हुई, और बहुत अशराफ में से जिसको कहना चाहिए बड़े। तो मैंने उनसे एक दफा सिर्फ अजराय तफन्नुन ये पूछा था कि मैंने कहा शाह साहब आप क्यों इस चक्कर में आ गए, आपको हाई कोर्ट के जज के ऑफर आई है। उनके मामू मामू भी जज, हाई कोर्ट के जज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि, और मैंने कहा लेकिन इसमें तो फिर ये दो सारे बगैर 2 नंबर के काम किए हुए तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि यहाँ के सादा इलेक्शन तो होते ही नहीं। जब आप एक इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ जब, अब तो जाहिर है कि पता नहीं कितने होते, तो फिर आप आइंदा इलेक्शन में अगर रहना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप कम से कम 10 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो उन्होंने कहा जाहिर है कि फिर एक दफा तो मुझे नहीं लड़ना है। यानी ये बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि मैं सियासत में आऊं, तो या तो मेरा काम ये है कि मैं झंडे लेके किसी शख्स के पीछे चलता रहता। और मैंने पूरी जिंदगी अपनी कभी किसी के साथ मतलब मातहत होकर नहीं गुजारी, हाँ, लेकिन जो आपने एक सच्ची। बड़ा बड़ा अच्छा काम ये था कि जिस वक्त आपने इब्तदाई दौर में सईद वासी साहब ने मजलिस समाजी कारकुनान पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, तो आपके अंदर भी जाहिर है, और उस वक्त के नौजवानों में जितना जज्बा था, सिविल डिफेंस में आप लोगों ने काम किया, उसके बाद फिर इस इदारे की बुनियाद रखी, और उस बिल्कुल इदारे से रह के जो समाजी काम किए गए, पूरे मुल्क में मजलिस समाजी कारकुनान पाकिस्तान का नाम था और सारी जगह पर काम होता रहा। आप उस तरफ चले गए, तो अगर आप रिटायरमेंट के बाद, मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको दोबारा समाजियात की तरफ आना चाहिए, समाजी काम कुछ करने चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि आप अगर
उस तरफ आए तो ज्यादा हाँ, बेहतर नहीं है कि लोगों की खिदमती सवालों ये से मेरे करें? लिए ज्यादा बेहतर ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। और अब सूरत हाल थोड़ी सी थोड़ा सा फर्क ये पड़ गया है शोएब भाई के, जिस वक्त हमने सईद वारिस साहब के साथ काम शुरू किया, उस वक्त हम नौजवान थे, जवान भी नहीं, नौजवान थे। हमारे मतलब एक जज्बा था, जुनून था। तो और सईद वारसी साहब हमारे आइडियल रहे। मैं बिल्कुल आपको अल्फिया बताऊं कि मुझे अगर कलम पकड़ना किसी शख्स ने सिखाया है तो वो सईद वारसी साहब ने सिखाया। मुझे अगर लिखना किसी शख्स ने सिखाया है तो वो सईद वारसी साहब ने सिखाया। मुझे अगर शेर कहना किसी ने सिखाया है तो वो सईद वारसी साहब ने सिखाया। इसमें मुझे किसी और शख्स का क्रेडिट नजर ही नहीं आता। मेरे अपने घर, मेरा अपना खानदान, मेरा अपना कुनबा किसी तरह से लिटरेरी नहीं, लिटरेचर की तरफ नहीं थी। सईद वारसी साहब ने खुद भी, आप देखें कि सईद वारसी साहब का नाम जिस वक्त बामे उरूज पे था, उस वक्त अब्दुल सत्तार ईदी साहब का नाम इतना नहीं था जितना बाद में हुआ। जी सत्तार जी यानी ईदी साहब ने तो सईद बाद में शुरू वारसी की थी, बिल्कुल। जी, ईदी साहब ने तो बाद में शुरू किया था इस सिलसिला, सईद वारसी ईदी साहब ने साहब ने तो, बाद में और शुरू आप किया। लोगों ने तो 1965 में इसकी बुनियाद रखी। हमने 1965 में भी कैसा काम किया कि पीछे सिलेंडर डाल के जा जाके लोगों के घरों में स्प्रे किया है, मच्छर मार मुहिम। हमने बोरियों में लेके लांडी कुरंगी मुजाफातों से किताबें जमा की। सिर्फ उस वक्त तो खालिक दिन आल वाली तंजीम भी इतनी फाल नहीं थी। हम लोग जी उसको बाद में गरीब तलबा में उसको बांटा करते। यही वजह है कि अगर आप मेरे शुरू के रिजल्ट देखेंगे, मैट्रिक और इंटर के, तो वो बहुत ज्यादा खुशकुन नहीं है। जहानत तो थी मेरे पास, लेकिन इम्तहानी नुक्ता नजर से भी तो फिर एक यानी एक वो चाहिए होता था। जी वो जी मेरे पास बिल्कुल। इसलिए नहीं थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। हम 1:30 2 बजे तक तो ये काम करते थे, सुबह इम्तहान देने चले जाते थे। अब जो समझ में आता था वो लिख देते थे। जो उसके बाद फिर थोड़ा सा संजीदगी ये अख्तियार की कि नहीं, अगर मुस्तकबिल बनाना है तो फिर थोड़ा सा इस तरफ आना पड़ेगा। तो फिर ग्रेजुएशन मैंने बड़ा अच्छा तरीके से किया। फिर मास्टर मैंने फर्स्ट क्लास किया। फिर मैंने एलएलबी फर्स्ट क्लास किया। फिर मैंने उर्दू लिटरेचर में मतलब अच्छे अंदाज से पास किया। और उसके बाद मैंने पीएचडी किया। तो फिर मैं इस तरफ को लग गया था थोड़ा सा कि वो समाजी काम अगर मैं करता रहूंगा तो मुझे मतलब, वारसी साहब ने अजराए मोहब्बत बहुत सारे लोगों को पीआईए में जॉब दिलवाई थी। अब आप इसको अल्लाह ताला का करम कह लीजिए। यहाँ तो मैं अब आके यहाँ मेरी गाड़ी सुई अटक जाती है कि शायद उसने मुझे इसके लिए चूज कर लिया था। क्योंकि 14 डीएसपी भुट्टो साहब के जमाने में जिनकी लिस्ट आई थी, आप उठा के देख लीजिएगा, उसमें मुझे भी उस वक्त कहा गया था। डॉक्टर मंजूरुद्दीन अहमद साहब मेरे उस्ताद थे, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये पेशा पैगंबरी की ही चुना था कि मैं इस तदरीस की तरफ चला गया। नहीं, बहुत तो अच्छा, और आपने बड़ी मैंने फिर, कामयाबी हासिल की अपनी फील्ड में, आपने और कामयाबी अल्लाह हासिल का करम है, अल्लाह का एहसान है शोएब भाई, कि उर्दू कॉलेज जैसे इदारे में, कि जहां मेरा एक दोस्त अपनी 0 से 21 में लिखता है कि उर्दू कॉलेज में टीचिंग करना ऐसा ही है जैसे किसी तने हुए रस्से पर कोई मदारी करतब दिखाकर दूसरी तरफ उतर जाए, और वहां से इज्जत और महफूज लेके चले जाना बहुत बड़ा कमाल है। नहीं, उर्दू कॉलेज तो क्योंकि वाकई एक बहुत बड़ा इदारा था। मैं, बल्कि मुझे तो बड़ा अफसोस रहा कि मैंने उर्दू कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा। मेरे एक तमाम बड़ा दोस्त, इदारा था और कसीरुल जहद, मतलब पाकिस्तान के कोने कोने का तालिब इल्म वहां पर पढ़ने आता था। आज भी मैं आपको ये बात बड़े वसूख से और बड़े एतमाद से कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के किसी कोने में चला जाऊं और गया हूं तो मुझे और तो कुछ नहीं मिला, 2-4 तालिब इल्म जरूर टकरा गए कि जो ये बजिद थे कि सामान होटल से उठाइए और हमारे घर चलिए। क्या बात। लेकिन इनकार करने के बावजूद उन्होंने इस बात पर जरूर थोड़ी सी रियायत दे दी कि अच्छा एक वक्त का खाना जरूर हमारे साथ खाएं, नहीं तो इसके बगैर फिर हम नहीं जाने देंगे। तो ये हमने कमाया है। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं। उर्दू कॉलेज तो मैंने, जिस तरह आपको बताया ना, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश रही। हमारे तमाम दोस्त तकरीबन उर्दू कॉलेज में थे, लाला जहीर मरहूम, वसीम अलवी, और जहीन, रफीक गुड्डू, ये ये बात असलम नहीं कि बुखारी, ये उर्दू तमाम कॉलेज, लोग और पूरा ग्रुप। और आज भी मैं देखता हूँ कि उर्दू कॉलेज के जो साबका स्टूडेंट्स हैं, इन सबकी एक अलग बैठक होती है। सब जमा होते हैं, सब जमा होकर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अभी वो अली सबसे हसन स्टूडेंट ही थे, उनकी डेथ हुई, तो तमाम दोस्त वहां मौजूद रहे। तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब आज भी उनमें वो मोहब्बतें कायम हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये नहीं था कि वो अगर यानी पीला जहन स्कूल ले लें या पीला कॉलेज ले लें तो उसके स्टाफ बड़े नामवर असातिज़ा रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद खलीलुल्लाह, यानी वो एक अथॉरिटी थे पॉलिटिकल साइंस पर। इसी तरह मौलाना मतीनुल खतीब,
यानी बहुत बड़े स्कॉलर थे। असातिज़ा का जितना यानी हम नाम लेते जाएंगे उनमें, उस जमाने मुमताज हुसैन, प्रोफेसर मुमताज हुसैन बर्रे सगीर के बड़े नामवर नक्काद थे, यानी गालिब पर तो वो अथॉरिटी समझे जाते थे। उनसे मैंने उर्दू जो अदब है वो पढ़ा है, उन्होंने हमें पढ़ाया है। तो यानी बड़ी खुशकिस्मती ये रही कि उस जमाने के वो असातिज़ा हमें मिले कि जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। और हौसला और हिम्मत जिस शख्स ने दी, वो मेरे से उम्र में थोड़े से बड़े आजकल भी जिंदा हैं, न्यूयॉर्क में है, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। यूनुस शरर, सैयद यूनुस शरर, उन्होंने भी समाजी खिदमत बहुत की, लेकिन ये कि वो कच्ची आबादियों के जमन में लगे रहे। और वो ताज बीबी बलोच का नाम शायद आपने सुना हो, जी जी, मिनिस्टर भी थी सिंध गवर्नमेंट में, उनके साथ उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन उनके साथ कुछ लोगों ने ज्यादती शुरू की, तो फिर वो अमेरिका चले गए। बस हमारे यहाँ का माहौल भी ये है कि हम मुख्तलिफ तबकात और मुख्तलिफ नजरियात को देखकर लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। हम इंसान होने की हैसियत से उसको आगे नहीं बढ़ने देते। डॉक्टर साहब, इस वक्त ये जो हमारी प्रोग्राम सबसे आपका बड़ी जो यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर हमारे ICATV कनाडा पर इस वक्त लाइव देखा जा रहा है, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स कनाडा के फेसबुक पेज पर भी लोग देख रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, और ये बड़ी हमारे लिए हौसला अफजा बात है कि आपसे लोग मोहब्बत करते हैं, और आपकी मोहब्बत में भी और मेरा सलाम कहिए सब लोग। डॉक्टर राना सनाउल्लाह साहब जद्दा से हमारे साथ मौजूद हैं, अली बासिल हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से हमारे साथ बेशुमार दोस्त हैं, अकरम अली साहब हैं, साजिद अली साहब हैं, और दीगर दोस्त जो हमारे साथ कमेंट्स दे रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिशारत रेहान साहब हमारे साथ कनाडा से मौजूद हैं, उज़मा शकील हैं, सैयद इरफान अली साहब हैं, ये तमाम लोग हमें देख रहे हैं इंडिया से, तमाम पाकिस्तान से, हजरात को मेरी तरफ से भी नजर सपास करें, शुक्रिया अदा करें, सलाम भेजें मेरा इन सबको। जी, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ताहिर सुल्तानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साजिद अली साहब हैं, और जितने लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, मतीउल्लाह साहब हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हमीदा रहमान खोकर साहिबा पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे हम चूंकि अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आर्ट्स काउंसिल के हवाले से कुछ बताएं कि आर्ट्स काउंसिल में आप आर्ट्स काउंसिल के बहुत पुराने, बहुत सीनियर मेंबर हैं। आपने आर्ट्स काउंसिल को उस वक्त भी देखा, और आज भी आप पिछले दिनों आप कोरोना के हवाले से वैक्सीन के लिए गए थे, तो आपने क्या फर्क महसूस किया कि इस वक्त आर्ट्स काउंसिल? मैं आर्ट्स काउंसिल का बहुत कदीम मेंबर हूँ, मतलब शुरू के मेंबरान में से हूँ, और आर्ट्स काउंसिल के बानियों में से, और आर्ट्स काउंसिल के काम करने वालों को, जो पुराने लोग थे, उनको भी खराज अकीदत पेश करता हूँ। लेकिन उनके वसाइल बड़े महदूद थे, और उन्होंने अपने महदूद वसाइल में रहकर भी बहुत खिदमत की। लेकिन जब से अहमद शाह साहब तशरीफ लाए, तो या तो ये कि अहमद शाह साहब की PR, यानी ये उर्दू का PR नहीं कह रहा हूँ, इंग्लिश का PR कह रहा हूँ जी जी, तो या तो अहमद शाह साहब की मिलना जुलना, या उनकी एफर्ट्स। मैंने इस शख्स को, मुझे महसूस ये होता है कि 24 घंटे में से तकरीबन 18 या 17 घंटे तो कम से कम 16 घंटे तो ये जरूर देते होंगे, क्योंकि मैं जब भी गया हूँ, किसी भी ओकेजन पर गया हूँ, तो मुझे इनकी गाड़ी खड़ी नजर आई है, और ये मूविंग पर्सन है, मतलब अपने कमरे में नजर नहीं आते। अभी अभी मैं परसों जब वैक्सीनेशन के लिए गया, मैं आपको बड़े कमाल की बात बता रहा हूँ, ये है कि वैक्सीनेशन के लिए मैंने एंट्री के लिए इनको व्हाट्सएप पे किया, एक बच्ची ने उठाया, उसने कहा कि हम आपको नंबर देते हैं। मैंने उस बच्ची से कहा, बेटा मैं औरंगी से आऊंगा, और मैं आर्ट्स काउंसिल दूर है, तो गाड़ी चला कर लाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी चला कर जाने में मुश्किल हो, कहने की नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा आप मुझे जुमेरात का टाइम दे दें। उस बच्ची ने कहा कि आप मुझे वेडनेसडे को रिमाइंड करा दीजिएगा। अब मैं इफिशियंसी बता रहा हूँ अहमद शाह के लोगों के काम करने की। तो जाहिर टीम वर्क होता है, अहमद शाह से कोई चेहरे को प्यार नहीं करता, बल्कि खुद भी खड़े होते हैं। तो उस लड़की के पास मैं जब गया हूँ जुमेरात को, तो मैंने कहा, बेटा आपने मुझे कॉल नहीं की। उसने कहा, अंकल मैंने कहा था आपसे कि मैं रात को करूंगी। मैंने कहा, बेटा मैंने रात तक इंतजार किया। उसने नाम पूछा और देखा, तो उसने 12:30 बजे मुझे कॉल की। तो मैंने कहा, बेटा मैंने 12 बजे व्हाट्सएप बंद कर दिया। यानी इस अंदाज से आप अंदाजा कीजिए कि उस बच्ची ने 12:30 बजे रात को मुझे ये कहा कि आप जुमेरात को 10:30 बजे आ जाइए। अंदर गया, सीधा सीधा सा एक काम था, उसने नंबर नोट किया, और अंदर कोई VIP कल्चर नहीं। मुझे सबसे, मैंने जो
अहमद शाह को और एजाज फारूकी साहब को वहां पर भी और व्हाट्सएप पर भी, और मैं इस प्रोग्राम के जरिए से भी उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। ये मौजूदा कोरोना की वजह से कर रहा हूँ। बाकी उनके जो काम है, अदबी कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनकी जितने शो यानी कमेटियां हैं, मतलब हेल्थ की कमेटी एक है, वो मुख्तलिफ कैंप्स लगाती है, जिसमें आई कैंप भी होता है, जिसमें मुख्तलिफ मेम्बरान के टेस्ट भी होते हैं। एक चीज मैं आपके इस पैगाम के जरिए से और कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप वाकिफ हों, कि ये आर्ट्स काउंसिल फनकारों के लिए बनी थी, और फनकार फनून लतीफा से भी मुतालिक हो सकते हैं, टीवी स्टेज से भी हो सकते हैं। लेकिन इब्तदा में कुछ इस तरह से मेंबरशिप हुई है कि जो किसी तरह भी मुझे अहल ना नहीं लगते। अगर आप मेरी तरफ से ये पैगाम शाह साहब को दें कि एक दफा अगर तदखीर कर ली जाए, देख लिया जाए, उसमें कोई हरज नहीं। और दूसरा ये कि जो बीमार फनकार होते हैं, मैंने अभी कल फेसबुक पे माजिद कौन है वो जो कॉमेडियन था 50-50 का, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट भी, टीवी के स्क्रिप्ट भी लिखे हैं 50-50 में, उसने मेरे भी 2-3 खाकों में काम किया था। फिल्म स्टार आजाद ने भी किया है, मेरे खाकों में मुझे एजाज है, मोइन अख्तर ने भी किया है। तो इस तरह के लोगों को, वो रो रहा था उसमें कि मुझे कोई पूछने नहीं आ रहा। इवन ये कि इस्माइल तारा के साथ मैंने इतना काम किया, अगर इस्माइल तारा मेरी ये बात सुन रहा हो या उन तक मेरा ये पैगाम पहुंचे, तो मैं उनसे ये भी जरूर कहूंगा कि अगर आप, अल्लाह ने आपको इस काबिल कर दिया है कि आप बेहतर हैं, तो उस शख्स की जरूर थोड़ी सी मदद की जाए। वैसे आर्ट्स काउंसिल मेरा ख्याल करती होगी, मुझे ये नहीं नहीं, पता। आर्ट्स काउंसिल ने अभी जो कोरोना के वक्त में सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी और आर्ट्स काउंसिल ने अपने फंड से भी, शाह साहब ने खुद तमाम लोगों को मैसेजेस किए। जहां तक मेरी नॉलेज में है, मैं तो यहाँ कनाडा में था, लेकिन वहां जो मुझे दोस्तों ने बताया कि तमाम लोगों को कैश भी दिए, और हाँ, बड़ी बिला बात, तफरीक, ये नहीं कि सिर्फ जो उनके ग्रुप के लोग थे, तमाम लोगों को ये बुला तो मैंने के सुना है, और राशन ये भी तो मैंने दिए, सुना है, कई महीने तक राशन दिए। तो ये ये मैंने सुना, और तमाम बहुत चीजें अच्छी ऐसी बात हैं है। जो शाह साहब के लिए जाहिर है दुनिया में तो उनको हाँ, इज्जत अल्लाह ने ये दी मैंने है। सुना बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि यानी जितने पाकिस्तान के ये आर्ट्स काउंसिल हैं या थिएटर्स हैं या वो हैं जो काम कर रहे हैं, मैंने वहां भी जाके देखा, लाहौर में भी जाके देखा है, उनको मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन कराची आर्ट्स काउंसिल बिलाशुबा एक इम्तियाजी हैसियत रखती है, और वो वो नुमाया हैसियत रखती है। उसकी इन्होंने असल में ऑडिटोरी, आर्ट्स काउंसिल की खुशकिस्मती ये रही कि उन्हें अहमद शाह जैसा एक लीडर मिल गया, और शाह ये साहब को जो अल्लाह मेरा ने ख्याल भी सलाहियतें दी है ना, उसका फायदा जी, आर्ट्स, पूरे आर्ट्स काउंसिल को मिला। देखिए, दुनिया में कोई भी आदमी आखिर कयामत तक नहीं रहेगा, लेकिन जो काम उन्होंने इस वक्त कर दिया है ना, बिला बगैर किसी उसके, मैं ये कहने में कोई आर नहीं है कि इतना काम कर दिया है कि इनके बाद अगर कोई आएगा तो वो उनकी खाक तक भी नहीं पहुंच सकेगा, यूं समझ लीजिए। इसलिए मैं इतनी समझता बिल्डिंग, हूँ, जो मैं काम, जो ऑडिटोरियम, जो जो चीजें बना दी है ना इस वक्त, वो अब आगे नहीं बन सकती। कोई और आदमी इतने ना मैं पैसे ला सकता है, ना इस अंदाज में मैं काम कर सकता है कि जुनून की हैसियत से। बहरहाल मैं हम भी 100% आप, शाह साहब को भी मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि वो जो कुछ काम कर रहे हैं आर्ट्स और मैं उर्दू कल्चर मैं के लिए आप खासतौर पर। आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। और बल्कि मैं शाह साहब को एक मशवरा भी दूंगा कि आप अपने बाद एक ऐसी क़यादत भी तैयार कर लें। मतलब जाना तो सबने, अल्लाह वैसे उन्हें जिंदगी दे। हमारी आमीन। जितने अभी जितने अभी एक्टिव नजर आते हैं, वो लगता है अल्लाह ताला उन पे मेहरबान है, और अल्लाह ताला उनसे कोई और भी काम लेना चाहता है जो बज़ाहिर है। वरना जो आदमी अपने फिलहाल फी जमाना इंसान अपने घरेलू मामला से ही नहीं निपट पाता। लेकिन मुझे तो वो लगता है फनाफिल आर्ट्स काउंसिल है। मतलब मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैं जब हाँ, भी गया बिल्कुल हूँ, सही कह रहे हैं। हाँ, मैं बहुत कम जाता हूँ, मतलब इसलिए कि मेरा थोड़ा एक तो डिस्टेंस दूर है, दूसरी बात ये है कि मेरे हम मिजाज लोग वहां पर बहुत कम मिल पाते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक तबका ऐसा है शायर, और वो आप जानते हैं कि मैं मतलब एक जाके, या तो फिर मैं बैठूं तो भी शायरी पर बात हो, या फिर ये बैठूं तो मैं नस्र पर बात हो, बाकी अल्लाह गुल्ले में मैं, मेरा मिजाज नहीं मिलता जाने। लेकिन जितनी कॉन्फ्रेंस है, 13 कॉन्फ्रेंस मेरा ख्याल उर्दू अदब के हवाले से हुई है, जी हाँ, ये बिल्कुल। मेरा ख्याल ऐसा अनमिट वो है काम कि आने वाला अगर इसको बतदरीज करता रहे, तो शाह साहब सारी जिंदगी ताक़यामत जिंदा रहेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब। इस वक्त हमारे साथ जो लोग देख रहे हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर, उनमें अभी आपने जिक्र किया था अंसार कुरैशी साहब का, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, देख रहे हैं। मैं गौहर बड़े आजमी मेहरबान अंसार आदमी है, कुरैशी अल्लाह साहब ताला को, इनको भी हया जिंदगी दे, बहुत लगे हुए हैं काम में ये भी अपनी।
जी हाँ, गोशा माशाल्लाह, नशीनी बहुत में भी लोग। बहुत नामवर शायर और बड़ी खिदमत इनकी भी। जी मैं जी उनको भी जी खुशामदीद बिल्कुल, कहता हूँ। तनवीर खान साहब सच्चे हमारे आशिक साथ है मौजूद हैं, रसूल। मैं तनवीर भाई आपको भी खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, आप आखिर में एक बात तो ये आपने अभी पहले जिक्र किया था सईद वारसी साहब का और मजलिस समाजी कारकुनान पाकिस्तान का, तो आपके इल्म में है कि मैं भी आप ही की तरह सईद वारसी साहब के साथ ही वाबस्ता रहा और नहीं, बहुत ज्यादा काम है। उनसे उन्हीं के साथ आप भी उस इदारे के सेक्रेटरी जनरल रहे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये एजाज हासिल रहा कि मैं भी तकरीबन 6-7 साल उस इदारे का सेक्रेटरी जनरल रहा और वारसी साहब से हमने बहुत कुछ सीखा। और आज भी हम जिस जगह पर भी जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, ये सब कुछ हमने वहीं से सीखी हुई है। तो एक तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि सईद वारसी साहब के लिए भी जिस तरह हमेशा आप भी दुआ करते होंगे, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। दूसरा मैं ये दरखास्त करूंगा कि आप अगर थोड़ी सी सरपरस्ती उस इदारे की करें, तो वो इदारा जो उनके जाने के बाद जो बाकी लोग इस वक्त चला रहे हैं, मैं भी यहाँ आ गया हूँ, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा काम हो कि वो इदारा चलता रहे और लोगों की खिदमत किसी ना किसी हवाले से होती रहे, तो उसकी भी थोड़ी सी अच्छा, आप सरपरस्ती फरमाएं। नहीं ये मैं देख लूंगा, ये आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जब तक आप थे ना मैं बड़ा मुतमईन था कि एक सुलझा हुआ जहन वहां पर है। अब मुझे आपकी नहीं पता, क्योंकि असल में बहुत सारे लोग आए गए और हर आदमी का लेवल और जहन एक नहीं होता है। इत्तेफाक ये है कि जब हमने शुरू किया था तो हम सबके जहनी आमानगी बहुत थी। आसिफ जाह का नाम आपने, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे। हाँ, आसिफ आसिफ भाई का जाह ने भी बड़ा किरदार अदा किया। एक अशफाक साहब है जो कनाडा में ही है, मुकीम, मोहम्मद जनरल सेक्रेटरी थे। यानी हम वो लोग थे जो घरों पे भी मार खाते थे वारसी साहब की वजह से। और आप यकीन करोगे, वारसी साहब के लोग इतने दुश्मन, वो तो है ना कि अगर आप कोई नेक काम करना शुरू करें तो आपकी मुखालफतें तो होती। सर सैयद की भी बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हर बड़े आदमी की हुई। तो हम वारसी साहब को तनहा जाने भी नहीं देते थे। उनका घर 1 नंबर में था, ये ऑफिस हम लोगों ने 3 नंबर में खोला था। हम नासिर साइकिल वाला एक बड़ा मशहूर था, उससे 8-9 आदमी साइकिलें लेते थे किराए पे। वारसी साहब को जब तक दरवाजे से अंदर नहीं छोड़ाते थे हम लोग वापस नहीं आते थे। ये हमारी अकीदत थी उनसे। हाँ नहीं, अब लेकिन इससे अभी ज्यादा आप कभी नहीं, बिला शुभ अभी भी नजीर ताहिर साहब हैं हमारे मौजूद, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और कुछ नजीर सीनियर ताहिर लोग हैं, साहब। आप लोग सिर्फ बैठ के थोड़ी सी रहनुमाई करें ना, तो बाकी नौजवान नहीं, लोग हैं जो इदारे को चला मैं सकते हैं। बिल्कुल, मैं और अल्हम्दुलिल्लाह चल ही मैंने रहा है सुना था इदारा कि तो खैर। हमीद वारसी उनके भाई जो है वो चला रहे थे। जी जी, अब हमीद वासी साहब हैं, उनके साहबजादे हैं और भी हाँ, कुछ लोग हैं अगर जो साथ बैठते हैं। उन्होंने, आपकी कहने पे चला जाऊंगा, अगर उन्होंने मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए वहां, सिर्फ एक मशवरा दे सकता हूँ और बैठ कर रेस्पेक्ट ले सकता हूँ। यानी नहीं बुनियादी जो बात सच्ची है वो कि लोग अगर आपके किसी पास जगह, खुद आएंगे सर, वो सब आपके पास खुद आएंगे इंशाल्लाह, बस आप सरपरस्ती नहीं, करें, अब जैसे रहनुमाई रईस, करें अभी अभी और मैंने बताएं आसिफ उन्हें जा कि के किस तरह हवाले से से काम करना फोटो, चाहिए। अभी रईस वारसी साहब वो आसिफ जा के फोटो पर आपके एक तबसरा किया, तो नसीर वारसी ने मुझे बड़ा खूबसूरत पैगाम भेजा बेचारे ने, बड़ी मेरी इज्जत अफजाई की उसने। रईस वारसी वो बहुत मोहब्बत करते हैं। अब यहाँ का मिजाज चलन मुझे नहीं पता क्या है इस वक्त, लेकिन नहीं मैं नहीं, वो सब वो तो जरूर आपको जाऊंगा। पता है, ये पूरा खानवादा है, इनके वालिद भी और वो भी। नहीं, उसमें तो रईस कोई शक वारसी नहीं। जहाँ बैठे हैं वहां वो खिदमत कर रहे हैं, नसीर वारसी जहाँ बैठे हैं वहां खिदमत कर रहे हैं, मैं वहां उनके आपको भाई सही हमीद वारसी बताऊं संभाले हुए। कि ये तो बच्चे हैं ही हैं। इनकी वालदा, अल्लाह उनको पता नहीं, उनका इल्मी हाँ का जिंदा नहीं, ये चली गई है, वो अल्लाह हयात ताला है। उनको दर्जात बुलंद करे। हाँ, तो और वो सत्तार वारसी मरूम साहब, ये जी दोनों ने तरबियत ही, मतलब इनका तो खानवादा ही पूरा, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एक, उन्होंने कहीं मतलब अपने बच्चों को जाने ही नहीं दिया, मतलब इस एतबार से। तो मैं इंशाल्लाह जाऊंगा, जरूर करूंगा। जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाह साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत मारूफ बहुत फनकार शुक्रिया हैं शाह साहब को बहुत भी। मारूफ आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ जी जी, मौजूद है बड़ा, पाकिस्तान से, और वो देख रहे हैं। बस शाह साहब अब्दुल्ला से शाह साहब कहिएगा मेरे जी, लिए हक में दुआ करें। जी शुक्रिया। और अब आखिर में हम आपसे दरखास्त करेंगे कि कुछ अपने शेर सुनाएं, कुछ अपनी किताबों के बारे में बताएं। आपने बड़ी किताब का अपनी नाम जो रखा है वो बड़ा अजीब दुआएं रखा है, वो। हाँ, असल में ये निसाबी किताबें कुछ हैं, कुछ आम कारियों के लिए भी हैं, लेकिन जो नसरी किताबें हैं मेरी, वो ज्यादातर मेरे पाकिस्तानियत के हवाले से हैं। उनका मौजू पाकिस्तान है, मुताला पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान, मज़ामीन इल्म सियासियात, और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक से तश्कील तकमील तक, ये इस तरह के उन्वान हैं। लेकिन शिकस्ता दुआएं जो आपने नाम रखा है, वो शिकस्ता दुआएं क्यों नाम रखा है इसका? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। असल में मैं इसका नाम रखना चाह रहा था, मेरी शायरी में पत्थर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, तो मैं इसको पहला पत्थर रखना चाह रहा था। लेकिन पाकिस्तान में और खासतौर से कराची में, पाकिस्तान में तो नहीं, कराची में एक दौर ऐसा आया कि लोगों के घरों से बारूद की धुएं और बारूद की महकें उठने लगी, और लोग
सुबह शाम जो है वो दुआओं पर आ गए थे, और इतने आजिज हो गए थे कि पता नहीं चलता था कि अपने बच्चों को आयतल कुर्सी पढ़कर भेजते थे, और जब तक सुकून से नहीं रहते थे जब तक बच्चा वापस नहीं आए। ये दौरे अब्तला हम पे गुजरा है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे जहन में ये था कि अल्लाह ताला भी उस कौम की यानी दुआएं सुनता है जो खुद भी बकौल आली के खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना आया हो जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल। तो मतलब हम दुआएं मांगते रहते। हबीब जालिम ने जैसे कहा था कि हजारों क्यों नहीं मिलकर फलस्तीन के लिए लड़ते, दुआओं से फकत कटती नहीं जंजीर मौलाना। ये ज़ियाउल हक साहब के जमाने में उन्होंने कहा था। जी तो जी मेरे जहन में ये आता था हम लोग जो दुआ मांगते हैं वो अल्लाह तक पहुंचती नहीं। ये इतनी सूरत हाल लोगों ने बदल कर दी कि शिकस्ता होकर टूट कर नीचे आ जाती। हमारी दुआएं रब सुन तक पहुंचते ही नहीं। रब कहता है पहले अपने हालात दुरुस्त कर लो। जाहिर है कि वो आप अपने आप को दुरुस्त करोगे तो वो उसके करम के तो बेपनाह है ना, कोई यानी इंतहा ही नहीं। और बख्शने और मेहरबानियां भी उसकी जो है बेताशा है, उसमें तो कोई शुबा नहीं। इस हवाले से फिर मैंने इसका नाम, हालांकि नाम के हवाले से बहुत लोग समझते हैं कि शायद ये दुआओं की कोई किताब है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। तो मुझे एक औजे कमाल हैं जो हिमायत अली शायर के बेटे हैं, आप वाकिफ होंगे। जी जी तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये नाम बेहतर लगता है जो आपने कहा है। फिर उन्होंने एक शेर सुनाया कि कैसी लकीरें कौन नजूमी, बात तो ये है सच्ची, जितने ज्यादा पैसे दोगे उतनी किस्मत अच्छी। उसने कहा ये आपका मार्कतुल आला शेर है, और ये जैसे लोगों के लिए एक वाह 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 मतलब वाह वाह। टाइटल बन जाता है वो हो जाएगा, आप इसको रखें। बहरहाल वो है। तो ये इस तरह से मैंने इसका नाम रखा है। और गोल्डन जुबली पाकिस्तान की जब बनाई गई उस पर मैंने एक मुजल्ला उसकी निगरानी की, और शहीद मिल्लत लियाकत अली खान का के ऊपर मैंने रिसाला निकलवाया अपनी जिद करके। शहीद मिल्लत नंबर अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ, ये इसका टाइटल है, शहीद मिल्लत नंबर का। और इसके अलावा ये मीज़ान 50 साल पाकिस्तान की कारकर्दगी पर गोल्डन जुबली नंबर, ये है। ये इसकी मजलिस है, एडिटोरियल का पहला फोटो मेरा है, इसमें मैं बैठा हूँ। इसी तरह अब 0 से 21 तक जो किताब है वो असल में मेरे जहन में ख्याल आया था कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूं। और जाहिर हर आदमी, जैसे मैंने तल्खो शीरी पहला मजमून लिखा है, उसमें लिखा भी है कि हर आदमी अपनी सताइश चाहता है, फीलिंग होती है। फिर मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि ये काम तो फिर भी कर लेना, लेकिन अभी जो लोग आपके मौजूद हैं, जो आपको जानते हैं, जिनका आपसे वास्ता पड़ा है, जिनसे आप नबर्द आजमा रहे हैं किसी भी सूरत, क्यों ना उनकी राय लेकर आप एक किताब मुदव्विन करें। फिर इंटरनेशनल आर्ट वालों ने ये काम अपने जिम्मे लिया था। तो इसमें मेरे बेशतर असातिज़ा, बेशतर तलबा, मेरी वाइफ का भी मजमून है, बेटी का। जाहिर है घर से अगर सनद ना मिले किसी को तो फिर बाहर वो मोतबर कैसे ठहरता है। मैं तो समझता हूँ मेरे क्या नजदीक तो कहना सबसे है, बड़ी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सनद यही है कि मेरे बच्चे अगर आज इस काबिल हैं, और उन्होंने ना मसाइद हालात में भी ना जबी पे शिकन डाली, और मसरतों में भी वो उसी तरह रहे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी म्याना रवि से चल रहे हैं जो उनका बाप चलता रहा है। तो फिर मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए इनाम है, ये अल्लाह की तरफ से अतिया है। तो फिर मैंने लोगों के जो जानने वाले थे, इत्तेफाक से आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए वरना आपका मजमून भी इसमें होता, तो उन्होंने फिर अपने जज्बात और ख्यालात की अक्कासी जो थी वो इसमें है। इसलिए मैंने फिर इसका नाम यह रखा कि मैं जीरो से चला था। इसका टाइटल भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो छोटी तस्वीर है ये वो है जो मैंने 9th में पहला इम्तहान दिया था, और फिर बड़ी तस्वीर जो है वो है जो ग्रेड 21 पे मैं रिटायर हुआ। और ये माशा सीढ़ियां बता रही हैं कि मैं इस तरह दर्जा बदर्जा आगे बढ़ा। माशाल्लाह। तो ये इस किताब का टाइटल था। इसमें मुख्तलिफ लोगों के मजामीन हैं जो मरहलावार यूट्यूब पर भी मुख्तलिफ आवाज़ों में, मजमून निगार की आवाज़ में भी और दूसरे लोगों की आवाज़ों में भी हम यूट्यूब पर इसको डालें। नहीं, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ खालिद खान साहब मौजूद हैं जो अमेरिका से, वो आपको देख रहे हैं। शिबली जकरिया साहब हैं लंदन से, सादी जकरिया साहब जर्मनी से हैं, मुबारक अहमद खान साहब भी जर्मनी से हैं। ये सब लोग देख रहे हैं। मिनाहिल खालिद हैं हमारे साथ मौजूद। तमाम लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और सब लोग आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं, शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत सबका अच्छा शुक्रिया मेरी माशाल्लाह तरफ प्रोग्राम से। जा रहा है। अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं, बस आपके कुछ जी शेयर सुनेंगे और हम इसको वाइंड अप करेंगे।
तो कोई मुख्तलिफ अशार अपने जरा अगर आप सुनाएं हमारे जी हाँ, सामने। मैं यही करता हूँ, बजाय किसी गजल के मुख्तलिफ अशार जो है वो सुना देता हूँ, ताकि ज्यादा उसके भी उससे भी बच जाए हम। जी जरूर। इस किताब का इंतसाब मैंने हबीब जालिब के नाम लिखा था, क्योंकि हबीब जालिब मेरा आइडियल है, इसमें कोई शुबा नहीं कि वो बड़े इनकलाबी शायर हैं। और पाकिस्तान की तारीख में जितना उन्हें कोड किया गया है, शायद ही किसी को किया गया। हबीब जालिब कहते हैं कि दुश्मनों ने जो दुश्मनी की थी, क्या दोस्तों बात है। ने भी क्या कभी की थी। वाह वाह खामशी पर हैं लोग जेरे अताब, और हमने तो बात भी की थी। वाह ये वाह। हबीब जालिब साहब, जी जी जिनका बड़ा। मैं, हाँ, एक दो तो नात के शेर मैं पहले सुनाऊं, फिर गजल का सुनाता हूँ, दो जी दो जी सुनाता हूँ शेर बस। जी जी कि जरूर जरूर। एक जर्रा हूं मगर मिदहते खावर लिखूं, वाह। एक जर्रा हूं मगर मिदहते खावर लिखूं, कौन से मुंह से भला नाते पैगंबर लिखूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान एक अल्लाह। जर्रा हूं मगर मिदहते खावर लिखूं, कौन से मुंह से भला नाते पैगंबर लिखूं। और मैं ये समझूंगा मुझे मिल गई महराज नईम, मैं ये समझूंगा मुझे मिल गई महराज नईम, नात सरकार की रोजे पे जो जाकर लिखूं। वाह 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 सुभान मैं अल्लाह। ये समझूंगा मुझे मिल गई महराज नईम, नात सरकार की रोजे पे जो जाकर लिखूं। और हमारे कमरे में तारीकियों का साया है, हमारे कमरे में तारीकियों का साया है, नईम छत पे मगर चांद जगमगाया है। वाह 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 वाह। नईम छत पे मगर चांद जान जा। जगमगाया है। और मैं आईने के मुकाबिल हूँ और सोचता हूँ, मैं वाह वाह। आईने के मुकाबिल हूँ और सोचता हूँ कि कौन शख्स है और और किससे किससे मिलने मिलने आया आया। है। वाह 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 वाह। मैं आईने के मुकाबिल हूँ और और सोचता हूँ, सोचता हूँ ये कौन शख्स है और और किससे मिलने किससे आया मिलने है। आया है। और दूसरी गजल के, जो आपको भी एक शेर बहुत पसंद है, कि हैं सिलवटें जो रूह में वाह वाह किसको वाह मलाल वाह है, वाह हैं वाह। सिलवटें जो रूह में किसको मलाल। किसको मलाल है। हाँ सूट की क्रीज का सबको सबको। ख्याल है, हाँ सूट वाह की क्रीज का सबको ख्याल है। और कैसे कहूँ चमन को के आसूदा हाल है, जो पत्ता शाख पर है वो दस्ते सवाल है। और वाह नौकर वाह के वाह। कितने बच्चे सिसकते हैं रात दिन, नौकर के कितने बच्चे सिसकते हैं रात दिन, साहब के एक कुत्ते की क्या देखभाल है। वाह 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 नौकर के वाह। कितने बच्चे सिसकते हैं रात दिन, साहब के एक कुत्ते की क्या देखभाल है। और एक और गजल के दो शेर हैं, कि लंबे सफर पे निकले हैं कागज की नाव पर, वाह लंबे सफर पे निकले हैं कागज की नाव पर, मंजिल का इन्हिसार है अब तो बहाव पर, वाह 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 मंजिल वाह। का इन्हिसार है अब तो बहाव पर। और इस दिल की आग तापने वाला नहीं कोई, इस दिल की आग तापने वाला नहीं कोई, और गांव तो सारा जमा हुआ है अलाव पर, वाह गांव तो सारा जमा हुआ है अलाव पर। और पुरसुकून झील के पानी में कमल के अंबार, पुरसुकून झील के पानी में कमल के अंबार, जैसे आगोश मोहब्बत में कोई फितना शार, जैसे आगोश मोहब्बत में कोई फितना शार। जब आपका वक्त खत्म होने लगे तो मुझे पहले जरा सा आगाह कीजिएगा। मैंने अपनी जो मरहुमा बीवी हैं, अब मेरे 3-4 साल हो गए, उसके बाद से मेरा सौते खुश्क हो गए थे, लिखना कम किया था। कल जब आपने मुझसे रब्ता किया तो मैंने 2-3 अशार, वो इसमें नहीं होंगे किताब में, वो लिखे हैं, वो मैं जरूर आपको सुनाऊंगा। बस अपने आप और दो वो चार उसके गजल, जो शेर सुनाए उसके बाद फिर वो सुनाए। सुनेंगे अच्छा बस बिल्कुल। फिर ठीक है। ये नहीं कुछ और असल सुनाए में, कुछ। अच्छा अच्छा, कुछ और अच्छा सुनाए ना दो चार चीजें बताएं। अच्छा अच्छा, बस जिस तरह, अच्छा एक मैं आपको फैज साहब की जमीन में, है बफैजे चश्मे साकी आज मैं खाने का नाम, वाह
है बफैज़े चश्मे साकी आज मैखाने का नाम, और काम करती है नजर होता है पैमाने का नाम। वाह वाह काम वाह करती है वाह। नजर होता है होता है पैमाने का पैमाने नाम। का नाम। और मैंने बात सुनिए, शेर सुनिए शोएब भाई, मैंने बातों बातों में तस्वीरें जाना खींच दी। वाह मैंने बातों बातों में तस्वीरें जाना खींच दी, अब कभी नासे न लेगा मुझको समझाने का नाम। वाह 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 मैंने वाह वाह। बातों बातों में तस्वीरें जाना खींच दी, अब अब कभी कभी ना नासे न लेगा। लेगा मुझको समझाने का नाम। क्या कहने। और शेर है कि है सिलवटें जो रूह में किसको मलाल है, वाह। ये तो आपको सुनाई दिया मैंने। जी जी। हाथ सूट की क्रीज का सबको ख्याल है। और मेरे अशार में असल में बस दाखिली कैफियत ज्यादा है, खारजी हालात को देख के। एक शेर है कि बहुत खलीक बहुत बुर्दबार होता है। वाह बहुत खलीक बहुत बुर्दबार होता है वो शख्स जिसको गमे रोजगार होता है। वाह 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 वाह। बहुत खलीक बहुत बुर्दबार होता है वो शख्स जिसको गमे रोजगार होता है। और एक अकेला शेर भी सुन लीजिए, गजल तो नहीं है इस पे, कि जो थे कभी वफा शार उनकी जफा ना पूछिए। वाह। जो थे कभी वफा शार उनकी उनकी जफा जबान। ना पूछिए। जुर्म है सादगी मेरा मेरी खता ना पूछिए। वाह 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 वाह। जुर्म है सादगी मेरा मेरी खता ना पूछिए। और शेर है कि अब भी गुलजार बना सकते हैं वीराने को। ये मैं आज भी हौसला रखता हूँ और आज भी समझता हूँ, और आज भी पाकिस्तान के नौजवानों में ये पोटेंशियल है, और आज भी पाकिस्तान को बचाने के लिए ये अज़्म है कि अब भी गुलजार बना सकते हैं वीराने को, कुछ जवां साल के बेताब हैं मर जाने को। वाह 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 वाह। अब भी गुलजार बना सकते हैं वीराने को, कुछ जवां साल के वाह। बेचैन हैं मर जाने मर को। जाने। और कुछ जवां साल के बेताब हैं मर जाने को। और एक शेर इकबाल, अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदी ना कर बुलंद, और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस पे मैंने मिसरा तो एक वही लिया क्या है कहने। कि अमीरान शहर का फतवा खुद खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, कुछ इस तरह से है, वो मेरे जहन से निकल गया। तो एक और दो गजल के शेर हैं कि हमसे आवारा तुझे याद जो फरमाते हैं, हमसे आवारा तुझे याद जो फरमाते हैं, कितने महताब तेरी शक्ल में ढल जाते हैं। क्या कहने। वाह 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 वाह। कितने महताब तेरी शक्ल में ढल जाते हैं। और जानो दिल आज नहीं इस पे तसद्दुक कर दो। वाह जानो दिल आज नहीं इस पे तसद्दुक कर दो, ऐसे मेहमान भला रोज कहाँ आते हैं। वाह 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 वाह। जानो दिल इस पे नहीं आज तसद्दुक कर दो, ऐसे मेहमान भला रोज कहाँ आते हैं। और दिल को सुकून बख्शेगी शिद्दत भी धूप की। अब रमज़ है इसमें, दिल को सुकून बख्शेगी शिद्दत भी धूप की। सूरज से भी तो ना थी, सूरज से इस फरे की उम्मीद तो ना थी। और वो शख्स इंटरनेट का कुछ मसला आपके पास हो गया है। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं ICA TV कनाडा और हमारा प्रोग्राम आपकी आवाज़। आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल नईम कुरैशी साहब, जो कराची से पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस प्रोग्राम को हमारे साथ लाइव देख रहे हैं। उसमें आदिल खान साहब हैं, अब्दुल्ला शाह साहब हैं, सलीम मेमन साहब हैं, रशीद मेमन साहब हैं पाकिस्तान से, कराची से। इसको ढूंढते गुजरी उम्र,
मैं तमाम देखने वालों का, सुनने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमें देख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। अकरम अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तनवीर खान साहब के भी कमेंट्स आ रहे हैं। तनवीर भाई, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी डॉक्टर नईम कुरैशी साहब, डॉक्टर साहब अपने वो जो आप सुनाना चाह रहे थे अपनी मिसेज के हवाले से, जो आपने लिखा है वो सुनाइए। जी 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 काम फिर जी, वाइंड मैं अप करें। बिल्कुल, ये असल में मैं खराज अकीदत ही है। मैं आज इस प्रोग्राम के अख्ताम में इस गज़ल पर कर रहा हूँ जो मैंने अपनी बीवी शाहिदा के इंतकाल के बाद कही है। यह गज़ल मेरे मजमू कलाम में शामिल नहीं है। शाहिदा के नाम, जो तपती धूप में शरीक सफ़र भी थी और वाबस्ता उम्र रवां भी रही, जो हमें नहीं। एक दौर था अजब, एक दौर था अजब के मेरे साथ तुम भी थे। एक दौर था अजब कि कि मेरे मेरे साथ साथ तुम भी तुम थे, भी थे। लेकिन है ख्वाब अब कि मेरे साथ तुम भी थे। लेकिन है ख्वाब अब कि मेरे साथ तुम भी थे, और मैं ही नहीं हूं मुर्तकिब जुर्म आशिकी। मैं ही नहीं हूं मुर्तकिब जुर्म आशिकी। कहते हैं लोग सब कि मेरे साथ तुम भी थे। वाह 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 मैं ही नहीं हूं मुर्तकिब जुर्म आशिकी। वाह 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 कहते हैं लोग सब के मेरे साथ तुम भी थे, और करता बयान किस तरह मैं शरह आरजू। वाह करता बयान किस तरह मैं शरह आरजू। मंजूर था अदब के मेरे साथ तुम भी थे। वाह वाह मंजूर वाह था अदब के मेरे साथ तुम भी थे। अच्छा, मिजाज शोएब, शोएब अल्लाह गरीक रहमत करे, मेरी बीवी बहुत ठंडे दिमाग और ठंडे मिजाज की थी। और मेरा ख्याल ये गाड़ी हमारी चल भी इसीलिए गई 40 साल कि मेरा थोड़ा मिजाज गर्म था। तो शायद ये एसी और डीसी करंट वारंट का कुछ कहते हैं ना कि दोनों जब अलग अलग हो तो लाइट चलती है। मैं इस मामले में बिल्कुल बरमला इजहार करूंगा कि वो निहायती मिलनसार और बहुत जब्त करने वाली औरत थी, और मेरा पारा यकीनन थोड़ा मिजाजन गर्म रहा। तो ये शेर में मैंने उसी लिए कहा है कि पानी और आग साथ हो मुमकिन नहीं मगर, पानी और आग साथ हो साथ हो मुमकिन नहीं मगर। मुमकिन नहीं मगर, ये वाकया अजब कि मेरे साथ तुम भी थे। वाह वाह पानी और आग साथ हो मुमकिन नहीं मगर, ये वाकया अजब के मेरे साथ तुम भी थे। और आखिरी मक्ता है कि दुश्मन जमाना क्यों हुआ कैसे कहूं नहीं। वाह दुश्मन जमाना क्यों हुआ कैसे कहूं नहीं, ये हो गया गजब कि मेरे साथ तुम भी थे। वाह 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 वाह। ये वाकई आपने अपने दिली जज्बात जो हैं, अपनी कैफियत आपने बयान की है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे, और आप तमाम लोगों को भी सब्र दे। जाहिर है एक बहुत बड़ा साथ आपका और उनका था, और वो इस दुनिया से चली गई। उनके लिए बेशुमार दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर नईम बस कुरैशी साहब। आखिरी आखिरी इख्तिताम पर मैं अपने पूरी कौम क्या बल्कि इस पूरी दुनिया से ही ये दरख्वास्त करूंगा कि जो आजकल ये एक वबा आई है और अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तहान है, वो है तो सही, उसका इलाज भी अपनी जगह है, लेकिन हमें एहतियात बहरहाल करनी चाहिए। मैं कल भी जब गया था वैक्सीनेशन लगाने तो मैंने देखा था वहाँ सब लोग अपने मास्क लगाए हुए और डिस्टेंसिंग रखे हुए और बड़े तरतीब से। तो ये हमें थोड़ी कुछ दिनों के लिए ये लहर खासतौर से पाकिस्तान में जो अब आई है, तो मैं पाकिस्तानी लोगों से जरूर कहूंगा कि बड़ा मिल लेंगे गले, मतलब बरसों नहीं मिलते। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि अब तो इतने तपाक से मिल रहे हैं कि जैसे एक दूसरे से दोस्ती नहीं दुश्मनी है। वो चाह रहे हैं कि मतलब गले मिल लें। अगर हमसे मोहब्बत है तो गले ना मिले इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शहजाद अहमद साहब भी पाकिस्तान से मौजूद हैं। वो डॉक्टर शहजाद अहमद साहब भी डॉक्टर साहब देख रहे की हैं। क्या बात है साहब, डॉक्टर साहब बड़े ना बड़े, ये वो नाद को मतलब जी है, जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत डॉक्टर साहब की बहुत खूबसूरत शफकत आवाज है, अल्लाह मोहब्बत इन्हें है कि वो जिंदगी हमारे दे। प्रोग्राम में शरीक रहते हैं। मैं बड़ा इनका मद्दा हूँ, और मैं बड़ी, यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते, बस अल्लाह ताला इनको सेहत दे जिंदगी। आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद अहमद साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहे। जफर जंडीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। मैं जफर जंडीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने भी वक्त जी, निकाला मेरी और तरफ हमारे से भी प्रोग्राम अदा को देख रहे हैं। कीजिए सलाम मैं कीजिए। उन तमाम सामीन और नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ
जो हमें मैसेज भी देते रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के नाम मैं लेने से रह गया हूँ, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त इतनी तवातुर से मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि मैं प्रोग्राम में बस आपकी तरफ इख्तितामी भी ये तवज्जो जुमले हूं और मेरे उधर हैं कि भी। अगर मेरी गुफ्तगू से किसी की दिल आजारी हुई हो, एक ये मैंने पूरी अपनी निचोड़ पेश किया था, फैक्ट्स एंड यानी जो हकाइक थे उन्हें बयान किया है। हो सकता है कि किसी जगह मैंने कुछ ज्यादा सच बोला हो तो उसको दरगुजर कर दें, लेकिन ये है कि मैंने इसमें कतई मतलब झूठ नहीं बोला। और वो जो आपने तारीख पूरी स्टूडेंट लाइफ से पूछी वो मैंने बिल्कुल बताई। और आज भी मैं यही कहता हूँ कि आज भी मैं वहीं पर हूँ जहां पर अल्लाह ताला ने मुझे रखा हुआ है। इसमें मेरी कोई हैसियत और अहमियत नहीं। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हम सबकी बेशुमार दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हम जज़ाकल्लाह। साथ मिलते रहेंगे और प्रोग्राम करते रहेंगे। लेकिन आपसे यही दरखास्त रहेगी कि आप अपने आप को बाहर लेके आएं, लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की रहनुमाई करें, कुछ थोड़ी मैं सी वादा उनको। मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमें मुख्तलिफ जगहों से ज्वाइन किया, पूरी दुनिया से लोग देखते रहे और अपने कमेंट्स भेजते रहे। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।